मेरे संसदीय क्षेत्र में हजारों लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। अगर कोई उद्योग या कोई फैक्ट्री मेरे संसदीय क्षेत्र लालगंज में लगाने का काम होगा तो मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग पलायन में कमी आएगी और रोजगार मिलेंगे तो पलायन रोका जा सकेगा। अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में कई वर्षों से रेल लाइन की मांग रही है। रेल बजट में इतना आपने बढ़ावा किया है। एक छोटा सा गांव है, मेरा एक छोटा सा संसदीय क्षेत्र है। कई वर्षों से उस क्षेत्र की मांग रही है कि बनारस से होते हुए, लालगंज होते हुए आजमगढ़ तक की एक सीधी रेल लाइन वहां पे मिले। तो मैं मांग करती हूं कि इस रेल लाइन को जल्द से जल्द बिछाया जाए ताकि हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिले। मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। मैं आपके साथ साथ अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के भी धन्यवाद करती हूं, जिनके आशीर्वाद से मुझे यहां बोलने का मौका मिला है। अध्यक्ष जी, इस बजट में लोगों को बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों के विपरीत ये बजट ने आम लोगों को, वेतनभोगियों को, मध्यम वर्गीयों को, गृहिणियों को कोई भी खास सहूलियत नहीं प्रदान की है। इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बजट से अमीर और अमीर हुआ है और गरीब होता जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस कोरोना महामारी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर करके रख दिया है। जब कोरोना चरम पर था तब देश के अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे, और जब सरकार ने बाहर से उपक्रमों को मंगाया तब कोरोना में वैसे ही कमी आ गई और आज उन उपक्रमों को चलाने वाला कोई नहीं है। अध्यक्ष जी, आप लोगों ने स्वास्थ्य बजट को 137% बढ़ावा दिया है, लेकिन फिर भी आपके द्वारा आवंटित किया गया धन बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे छोटे देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। मेरी सरकार से मांग है कि इस बजट को और भी बढ़ाया जाए। अध्यक्ष जी, कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफ़ी कम है, लेकिन हमारे यहाँ कृषि सेस लगाकर लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। मेरी सरकार से मांग है कि इस बढ़ती कीमत के कारण मध्यम वर्गीय और किसानों के ऊपर भारी बोझ पड़ा है। मेरी सरकार से मांग है कि इन कीमतों के ऊपर नियंत्रण किया जाए और इसे कम किया जाए। इस बजट में देश के बहुमूल्य संपत्तियों को बेचने के अलावा और कुछ नहीं है। रेल, एयरपोर्ट, LIC, सड़क, बिजली, वेयरहाउस आदि को बिकने के लिए लाइन से खड़ा कर दिया गया है। 37 महीनों में देश की GDP में कितनी गिरावट आई है, इसका कोई उल्लेख इस बजट में नहीं किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में देश की GDP को 6% खर्च करने की बात कही गई है, लेकिन शिक्षा बजट की कुल GDP मात्र 0.55% तक ही पहुंच पाई है। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया का मंत्र देने वाली सरकार ने शिक्षा बजट में लगभग 6,000 करोड़ की कमी की है। केंद्रीय बजट में SC, ST और OBC को दी जाने वाली स्कॉलरशिप में भी कमी की गई है, जिसके चलते 5 में से 1 छात्र को अपनी माध्यमिक शिक्षा के दौरान पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। यानी 100 में से 20 स्टूडेंट को अपनी स्कूल छोड़ना पड़ सकता है। मैं निवेदन करती हूँ कि सरकार SC, ST, OBC को छात्रवृत्ति और क्षतिपूर्ति में जो बजट की कमी की गई है उसे पूरा करे और इंटरमीडिएट में जो 60% अंकों की बाध्यता बना दी गई है उसे हटाकर छात्रवृत्ति को पुनः पूर्व के समान लागू किया जाए और जो निजी संस्थानों में छात्रवृत्ति देने का प्रावधान को बंद किया गया है उसे भी लागू किया जाए। अध्यक्ष जी, पेंशन जो है कर्मचारियों को स्वावलंबी बनाता है, उनके बुढ़ापे का सहारा होता है। आज आप लोग सांसदों को, विधायकों को, न्यायिक सेवा में लगे लोगों को पेंशन देने का काम कर रहे हैं, तो सरकारी कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? मेरी सरकार से मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा बहाल किया जाए। अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में हजारों लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। अगर कोई उद्योग या कोई फैक्ट्री मेरे संसदीय क्षेत्र लालगंज में लगाने का काम होगा तो मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग पलायन में कमी आएगी और रोजगार मिलेंगे तो पलायन रोका जा सकेगा। अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र
में कई वर्षों से रेल लाइन की मांग रही है। रेल बजट में इतना आपने बढ़ावा किया है। एक छोटा सा गांव है मेरा, एक छोटा सा संसदीय क्षेत्र है। कई वर्षों से उस क्षेत्र की मांग रही है कि बनारस से होते हुए, लालगंज होते हुए आजमगढ़ तक की एक सीधी रेल लाइन वहां पे मिले। तो मैं मांग करती हूं कि इस रेल लाइन को जल्द से जल्द बिछाया जाए ताकि हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल सके। आयुष्मान भारत के तहत जो सरकार की योजना काफ़ी अच्छी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। गरीब लोग आज भी इस सुविधा से वंचित हैं। मेरी सरकार से मांग है कि आप लोग इसको जल्दी से जल्द सही तरीके से लागू कराया जा सके। इस बजट को सरकार ने उम्मीदों के बजट को कहा है, लेकिन मैं भी उम्मीद करती हूँ कि मेरी मांगों को सरकार गंभीरता से लेगी और पूरा करने का काम करेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।